चलिए, सो गाइज हम लोगों ने क्या शुरू करा था, हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू करा था उस चैप्टर का नाम था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? द डिफरेंट वेज यू कैन कैलकुलेट और यू कैन मेजर योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कौन कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, सो हमने ये पढ़ा था कि इसके 8 इंडिकेटर होते हैं। थ्रू 8 इंडिकेटर्स यू कैन कैलकुलेट और एनालाइज योर नेशनल इनकम। ठीक, तो उसको मैंने आपको याद करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनवाया था। कैसे फ्लो चार्ट बनाया था कि सबसे पहले ऊपर लिख लो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स इनकम। ठीक, नाउ इनकम हमारी डोमेस्टिक भी हो सकती है, इनकम हमारी नेशनल भी हो सकती है। मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर जो डोमेस्टिक इनकम है वो ग्रॉस इनकम भी हो सकती है, जो डोमेस्टिक इनकम है वो ग्रॉस इनकम भी हो सकती है हमारी, और नेशनल इनकम भी हो सकती है, नेट इनकम भी हो सकती है। ऐसे ही जो नेशनल इनकम है वो भी ग्रॉस नेशनल इनकम भी हो सकती है और नेट नेशनल इनकम भी हो सकती है। फिर ग्रॉस के अंडर में हमने क्या लिखा था? ये ग्रॉस नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर भी हो सकती है, फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है। ऐसी नेट इनकम भी मार्केट प्राइस पर भी हो सकती है, फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है। ये भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, और ये भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सो इस तरीके से हमने फ्लो चार्ट बनाया था। सो हमने क्या बोला? इनकम डोमेस्टिक भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है। डोमेस्टिक ग्रॉस भी हो सकती है, नेट भी हो सकती है, नेशनल ग्रॉस भी हो सकती है, नेट भी हो सकती है। और ये दोनों मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि 8 जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इस तरीके से, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने कौन कौन से बनाए थे? एट एफसी। सो मैं क्या करवा रहा हूँ, नया शुरू करने से पहले हमने सोचा एक बार रिवीजन कर ले। इतना क्लियर है सबको? नाउ उसके बाद हमने क्या समझा था? हमने इसके बाद ये समझा था कि हमारा जो ये है डोमेस्टिक और नेशनल, इनके बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं स्वीटी? NFIA। NFIA, वेरी गुड। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। स्कूल में सर NFYA बता रहे थे, वाई। हाँ, वाई एक वर्ड होता है जो इनकम को इंडिकेट करता है। इनकम को वाई वर्ड से भी बोलते हैं। वाई मतलब यील्ड। तो यील्ड और इनकम दोनों ही इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होते हैं, बट इनकम ज़्यादा सही टर्म है। जो बुक में लिखा हुआ है अपन वही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, ऐसे ही जो ग्रॉस और नेट है, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन। ठीक, और फिर है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये मैं बता देता हूँ, बहुत टफ है इसलिए मैं ही बताता हूँ। इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है? हम क्या बोलते हैं इसको? NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इवन हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या सीखा था? कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है। सो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, टफ वाला, इजी वाला तुमसे करवाएंगे। सो हमें क्या बोला? कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम तो बच्चे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेट डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो अब हमें तो इन्होंने सिर्फ बोला कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, लेकिन कौन सी, ग्रॉस वाली करनी है या नेट वाली करनी है? सो गाइस याद रखिएगा, जब भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आपको हमेशा नेट वाली इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो यहाँ पर इसने वर्ड क्या बोला? देखो, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोला है ना। डोमेस्टिक मतलब हमें ये तो पता है डीपी होगा पीछे, आगे ग्रॉस होगा कि नेट होगा। सो इफ नो इंफॉर्मेशन, मतलब ये बोल रहा है नेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP कैलकुलेट करो। अब इसने हमको ये भी नहीं बताया कि फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करें या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करें, है ना?
तो क्या मानोगे जब कुछ नहीं बोला हो तो क्या मानेंगे? कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, है ना? जब कुछ नहीं बोला हो तो कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सो इट मीन्स वो क्या बोलना चाह रहा है कि आप NDP कैलकुलेट करो किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है? सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अगर हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले देख लो कि क्या कैलकुलेट करना है, और उसके इक्वल्स टू में वो चीज़ लिख दो जो आपको गिवन है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या दिया हुआ है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। मीन्स हमको क्या गिवन है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये गिवन है हमको। हम क्या करेंगे? इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें ग्रॉस। इस ग्रॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट में। तो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर ग्रॉस गिवन है, नेट में कन्वर्ट करना है। नेट बड़ा होता है कि ग्रॉस बड़ा होता है? ग्रॉस। ग्रॉस बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा? इसमें माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। तो जब डेप्रीसिएशन माइनस करूँगा ग्रॉस में तो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अरे क्या हो गया? तो माइनस डेप्रीसिएशन। उसके बाद दूसरा वर्ड मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है यहाँ पर N मीन्स नेशनल, जबकि इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक में अब्रॉड की इनकम इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन नेशनल में इंक्लूड होती है। तो मुझे अगर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो क्या करना पड़ेगा? NFIA को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? इसमें से NFIA माइनस कर दूंगा, माइनस NFIA। तो जैसे NFIA माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा मेरा नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम। फिर P सेम है। अब लास्ट टर्म है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस मतलब जिसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस में से टैक्सेस हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ NIT हो गया। और NIT को हम कैसे लिखते हैं? इनका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यस और नो? तो हमें फॉर्मूला मिल गया, अपना फॉर्मूला मिल गया। अब हम देखें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें NDP FC कैलकुलेट करना है। अब देखें हमें GNP MP दिया हुआ है 58350। इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया 1625। इसमें से माइनस कर देंगे NFIA। NFIA अब ध्यान से देखो तो NFIA माइनस 240 दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी फैक्टर होते हैं क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सो माइनस में दिया है, हम भी माइनस में यूज करेंगे। फिर इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है? 2590 और सब्सिडी दिया है 1540। सो अगर मैं अपना आंसर कैलकुलेट करूंगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 58350 माइनस 1625। अब 240 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और क्या होता है ये? 2590 माइनस 2590 प्लस 1540। तो मेरा आंसर आ जाएगा 55915। NDP FC। ये समझ में आया गाइस? मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ यहाँ। ये आंसर आ गया। क्लियर है? इसको नोट कर लो फटाफट। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप करना। डन? ग्रेट। चलो ये वाला क्वेश्चन अब तुम लोग करके दिखाओ, इसका आंसर निकालो। आया? आंसर आया? चलिए मैं भी साइड में करता रहता हूँ, आप भी करते जाइए।
हो गया सर। आ गया, देखो यही आया है, ऐसे ही कह रहा था फॉर्मूला। हाँ यही है। वेरी गुड। तो मैं भी कंप्लीट कर लूँ। हमारा आंसर आएगा 75920। ये है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। स्वीटी आया? वेरी गुड। चलिए, सो गाइज मैंने आपको क्या बोला था, आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पेपर आता है प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर आता है, प्रैक्टिकल कम होता है, थ्योरी ज़्यादा होता है। चलिए, तो मैंने आपको बोला था जो हमारा सेकंड वाला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। सो अब हमें ये वर्ड पढ़ना है कि ये डोमेस्टिक होता क्या है, व्हाट इज डोमेस्टिक, व्हाट इज एनएफआईए, एनएफआईए एक्चुअल में क्या होता है। तो अब हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, सब्सिडीज में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। सो अब हमारी जो रेस्ट ऑफ द क्लास होगी वो हम यही पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और एक बार हम सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लेंगे हम अगेन अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है, अभी तो आप एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हो, इनकम नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप लोग इंडिकेटर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट वाले चैप्टर में अब हमें नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करना है, वहाँ चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए हमको वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सो चलिए शुरुआत करते हैं इसी वर्ड से, डोमेस्टिक से ही शुरुआत करा था हमने अपने इस चैप्टर का, डोमेस्टिक से ही। तो चलिए डोमेस्टिक का मतलब ही जानते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब मैंने आपको बताया घर, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी। टेरिटरी का मीनिंग होता है रीजन, एरिया। टेरिटरी मतलब क्या होता है, एरिया। डोमेस्टिक मतलब, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा इंडिया है, समझिए फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा इंडिया है पूरा, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सब डोमेस्टिक के अंदर आती हैं। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है यहाँ पर अंदर, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इंडिया के अंदर, अंदर की बात कर रहा हूँ है ना, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या सिर्फ इंडियंस ही काम करते हैं, सिर्फ इंडियंस ही इनकम जनरेट करते हैं? नहीं, हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री के लोग हैं, फॉरेन कंट्री का बिजनेसमैन हो, फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉय हो जो यहाँ पर आकर काम कर रहा है, तो वो भी तो इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो गाइज ये मत समझिएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है, या डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर इंडियंस इनकम जनरेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर कितनी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो इंडियन जनरेट कर रहा हो, चाहे वो कोई फॉरेनर जनरेट कर रहा हो। मतलब इंडिया के अंदर हरीश तोलानी काम कर रहा है तो हरीश तोलानी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। यूके का एक बंदा जो यहाँ इंडिया में आकर बिजनेस अपना जॉब कर रहा है किसी इंडियन कंपनी में, तो उसकी इनकम भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगी। जब आप डोमेस्टिक की बात करते हो तो आप बाउंड्री की बात करते हो, तो बाउंड्री के अंदर जो आएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो मैं इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं डोमेस्टिक टेरिटरी को, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब हमारी जो सरकार है उसने जो बाउंड्री खींची हुई है, जो बता रही है कि ये हमारा बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द इनकम जनरेटेड बाय द इंडियंस इन इंडिया and will also include
द इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। तो दोनों चीजें इंक्लूड होगी, जो इंडियंस इंडिया में कमा रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा, और जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ये समझ में आया गाइस? चलिए, सो इतना तो समझ में आ गया, मोटा मोटा हमने ये जान लिया कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वॉट एवर इन विद इन द अंदर होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है या जो भी एरिया है वो डोमेस्टिक एरिया काउंट होता है। तो एक इंडियन इंडिया में जनरेट कर रहा है इनकम, एक फॉरेनर इंडिया में जनरेट कर रहा है, वो सारी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगी। ये समझ में आ गया? तो अब ये तो हमें समझ में आ गया, पर गाइस कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं होती। मतलब ये जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है इंडिया की, इसके बाहर की भी कुछ चीजें, अब बाहर की भी जो कुछ चीजें वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें, सारी नहीं, ये स्पेशल चीजें होती हैं जो दिखने में तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, बट फिर भी उन्हें डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला मैंने क्या बोला, जो भी चीज पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीजें जो हमारी टेरिटरी के बाहर हैं बट फिर भी हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं? मैं यहां क्या लिख रहा हूं, इन एडिशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी will also include, है ना? ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि डोमेस्टिक टेरिटरी का नॉर्मल मीनिंग होता है विद इन बाउंड्री, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाउंड्री के बाहर भी होती हैं बट फिर भी हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसी पहली चीज है हमारी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब शिप कहाँ चलता है? शिप चलता है सी में, समुद्र में चलता है, ओशन में चलता है, और एयरक्राफ्ट हवा में चलता है। तो अब अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी का हम नॉर्मल मीनिंग ले लें कि सर जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होगा वही डोमेस्टिक होगा, पर एक इंडियन का जहाज है, हमारी इंडियन कंपनी का जहाज है जो इंडिया से उड़ान भरता है ना, दिल्ली से उड़ान भरा और यूएस जा रहा है, तो उसने इनकम जनरेट करी, वो लोगों से लेगा, क्या लेगा? चार्जेस लेगा। तो अब बात आती है कि ये जो चार्जेस लेगा ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या फिर फॉरेन इनकम में काउंट होगा? सोच के बताओ। अब बोलोगे सर जितनी देर तक इंडिया की बाउंड्रीज में रहा उतनी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक होगी, और जितनी देर तक बाहर रहा उतनी देर बाहर की इनकम काउंट होगी। अब उसको कैसे डिवाइड करोगे आप? डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो शिप्स और एयरक्राफ्ट स्पेशल चीजें हैं जो जिनकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ही कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो फॉरेन की बाउंड्रीज में ही इनकम अर्न क्यों ना कर रहा हो। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो शिप और एयरक्राफ्ट्स हैं दी शुड बी ओन्ड बाय द ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर, या ऐसा बिटवीन, ओन्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब क्या है? कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, यहां से, अब देखो हमारा इंडियन एयरलाइंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो है, किंगफिशर था, है ना, जेट एयरवेज है, ये सारे कौन है? इंडियन एयरक्राफ्ट है, इंडियन कंपनीज हैं। अब ये क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते सिर्फ इंडिया से किसी और देश जाते हैं और उस देश से यहाँ आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता होगा कि इंडिगो का एक एयरक्राफ्ट इंडिया से उड़ा और वो यूएस जा रहा है, ऐसा भी होता है। और इंडिगो के कुछ एयरक्राफ्ट यूएस से दुबई और दुबई से यूएस ऐसे भी उड़ते होंगे। तो उनकी इनकम किस में काउंट होगी? फॉरेन इनकम में काउंट होगी कि डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? तो इन्होंने क्या बोला, सुनिए, अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट है
जो इंडियन रेसिडेंट का, मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट है, अगर ये उसका है और वही उसको ऑपरेट कर रहा है, वही उसका बिजनेस कर रहा है, तो उसका एयरक्राफ्ट चाहे कहीं पर भी उड़ता हो या उसका शिप चाहे कहीं पर भी इनकम जनरेट करता हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही काउंट होगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो अगर एक शिप है ना, एक शिप है, वो एक फॉरेनर का है। किसका है? फॉरेनर का है, लेकिन उसका शिप इंडिया के समुद्र में चलता है, तो बताइए वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा कि फॉरेन इनकम में काउंट होगा? पर यस, ये तुमने मना सही बोला। क्या बोला सर? इट इज ओन्ड बाय एनीवन एल्स। शिप और एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ये रूल नहीं लगता कि वो बाउंड्रीज के अंदर है कि बाहर है। शिप और एयरक्राफ्ट पे क्या रूल लगता है कि वो ओन कौन करता है और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है। तो एक फॉरेनर ऑपरेट कर रहा है, भले वो इंडिया के अंदर ही जनरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फॉरेन इनकम में ही काउंट होगी। ऐसे ही अगर किसी एक इंडियन का शिप या एयरक्राफ्ट है, वो फॉरेन में जनरेट कर रहा है, मतलब वो यूएस से यूके जाता है, यूके से यूएस जाता है, इंडिया आता ही नहीं है, पर वो है किसका? इंडियन का है। ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन कर रहा है, फिर भी वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। सो ये शिप और एयरक्राफ्ट पे रूल क्या लगता है? वहां पर रूल बाउंड्री का नहीं लगता, वहां पे रूल लगता है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट वाला रूल लगता है। कौन है? दूसरा है अपना फिशिंग वेजल्स। फिशिंग वेजल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस rigs and floating platform। अब सर ये क्या होते हैं? गाइस आपको पता है फिशिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती है, ठीक है ना? फिशिंग इंडस्ट्री, ये मत सोचिए कि तालाब से जाकर फिश निकाले जाते हैं, नहीं, समुद्र में जाकर, समुद्र में शिप चले रहते हैं, समुद्र के बीच में प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, स्टेशंस बने होते हैं। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां तेल निकालती हैं, ऑयल निकालती हैं, वो ऑयल कहाँ से निकलता है? जमीन से तो निकलता है, लेकिन समुद्र के अंदर भी जो जमीन है ना, वहां से भी ऑयल निकलता है। तो ये जो जितनी, जैसे रिलायंस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, तो समुद्र में जाकर इन्होंने क्या किया हुआ? अपने स्टेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, जहां से वो ऑयल को जनरेट करते हैं, गैस को जनरेट करते हैं। समझे? अब ये जो चीजें हैं, ये भी इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं, है ना? समुद्र कहाँ पर है? दूसरे के एरिया में भी चला जा सकता है, किसी कॉमन एरिया में भी जा सकता है। तो अब इनकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी कि फॉरेन इनकम में? तो इनके लिए भी सेम रूल बता दिया, इनके लिए भी सेम रूल बता दिया। क्या बोल दिया? इफ इट इज ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री where they have exclusive rights of operation। मतलब अगर ऐसी चीजें जो इंटरनेशनल वाटर्स में है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में है, कौन सी चीजें? आपके फिशिंग वेजल्स, आपके ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के जो स्टेशंस होते हैं, जिसको प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है, ये अगर इंटरनेशनल वाटर में है, तो भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होंगे इफ दे आर ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। समझ में आया? चलिए, तीसरा लास्ट चीज कौन सा है? लास्ट चीज है एम्बेसीज। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। ये क्या होते हैं सर? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो आपको पता है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या? हमारे देश की जो सेना है, मिलिट्री है, उनके जो ऑफिसेज हैं। अब आपको पता है कि हर कंट्री के मिलिट्री ऑफिसेज दूसरी कंट्रीज में भी होते हैं। जैसे इंडिया का एक मिलिट्री ऑफिस अफगानिस्तान में भी है, इंडिया का एक मिलिट्री ऑफिस यूके में भी है, ऐसे ही यूके का एक मिलिट्री ऑफिस यहाँ इंडिया में भी है। ठीक है ना? फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए दूसरे कंट्रीज में भी हमारे ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हो गए। एम्बेसीज क्या होते हैं? एम्बेसीज मतलब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स वाले होते हैं,
एक्सटर्नल अफेयर्स वाली चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस है, एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिसेज हैं, वो दूसरे देशों में भी होती है, क्योंकि हमें दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते, वहाँ पर भी हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं या उनके साथ रिलेशन है हमारे, तो बार बार थोड़ी ना इंडिया में आकर हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारे कुछ ऑफिसेज, गवर्नमेंट के ऑफिसेज वहाँ पर भी बने होते हैं, उनको एम्बेसीज बोलते हैं। ये एम्बेसीज क्या करते हैं, इंडिया और फॉरेन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, गाइस ये याद रखिएगा, इनके ऊपर डोमेस्टिक टेरिटरी का रूल नहीं लगता है। अगर इंडिया की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होता है। ऐसे ही अगर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वो चाहे किसी भी देश में हो, पर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होता है। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है, किसी फॉरेन कंट्री का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है स्वीटी, अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का एम्बेसी है, उसका ऑफिस इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, यूएस का एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, तो बताओ वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इन एम्बेसीज के ऊपर पॉलिटिकल बाउंड्री का रूल नहीं लगता है। इनके ऊपर एक ही रूल लगता है कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या बोला, वो यूएस की एम्बेसी है, तो यूएस, जैसे इंडिया की एम्बेसीज पूरे दुनिया में कहीं पर भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। ऐसे ही अगर यूएस की एम्बेसी है तो वो यूएस की टेरिटरी के अंदर काउंट होगा, उनके ऊपर भी वही रूल लगेगा। समझ में आ रहा है ये? तो ये तीन चीजें हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स, और एम्बेसीज एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इनके ऊपर डोमेस्टिक बाउंड्री का रूल नहीं लगता है। इनके ऊपर क्या रूल लगता है कि वो इंडिया को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो अगर वो इंडिया को बिलोंग करते हैं तो वो चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही काउंट होंगे। समझ में आया? समझ में आया? ग्रेट। अब सर आपने हमें ये तो बता दिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होती हैं? यस, वैसे तो मैंने अभी बातों बातों में बता दिया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? पहला, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री establishment of foreign countries in India, है ना? ये सिंपल अभी हमने डिस्कस करा। अगर कोई बाहर की एम्बेसी है तो वो भले हमारे देश के अंदर हो, पर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक। बी, दूसरी कौन सी चीज़ है जो काउंट नहीं होगी? वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, IMF etc. located within the geographical boundaries of a country। आपने सुना होगा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे WHO है, UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दीज डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। तो अगर कोई WHO का ऑफिस इंडिया के अंदर है तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होगा। These type of international organization does not belong to any country। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। समझ में आया? सो दो चीज़ें याद रखनी है। अब इसको सम अप करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया के अंदर जनरेट कर रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा।
एक इंडियन रेसिडेंट अगर किसी दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बाहर है। एक फॉरेनर इंडिया में आकर इनकम जनरेट कर रहा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा क्योंकि हमारी बाउंड्री के अंदर है। तो नॉर्मल ये है, जो भी इंडिया के अंदर जनरेट होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अब तीन चीजों पे ये बाउंड्री का रूल नहीं लगता है। कौन सी पे? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स पर, फिश वेजल्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर, और एम्बसीज या मिलिट्री या कॉन्सुलेट्स पर। इनके ऊपर ये बाउंड्री का रूल नहीं लगता है। इनके ऊपर सिर्फ ये रूल लगता है कि ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, वेदर दे बिलोंग टू इंडिया और वेदर दे बिलोंग टू यूएस। तो अगर वो इंडिया को बिलोंग करते हैं तो वो चाहे पूरी दुनिया में उसका ऑफिस कहीं पर भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट होंगे। और अगर कोई फॉरेन एम्बसी है जो इंडिया के अंदर है, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारों के ऊपर भी ये किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होते हैं। क्लियर है? सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर, सिंपल ये है कि जो भी अंदर होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, तीन चीज़ों को छोड़कर, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और फिशिंग वेजल्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एम्बसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। समझ में आया? देखते हैं, चलिए कितना समझ में आया। तीनों से मैं लाइन से पूछता जाऊंगा एक एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स, मुझे बस आप ये बताना कि वेदर इट बिलोंग्स टू इंडियन टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट। स्वीटी, पहले तुम बताओगे। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि सर इंडियन कंपनी है। नहीं बेटा, ऐसा Yes, नहीं। sir. मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में क्या समझाया? जो बाउंड्री के अंदर होगा। क्या ये कंपनी बाउंड्री के अंदर है? नहीं है, ये तो बाहर नो है। सर। तो ये तो बाहर है, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बोला? एक इंडियन इंडिया में जनरेट कर रहा है वो डोमेस्टिक में होगा, लेकिन एक इंडियन बाहर काम कर रहा है, बाहर इनकम जनरेट कर रहा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा। डोमेस्टिक मतलब ऐसे याद रखो, घर के अंदर। सिर्फ दो तीन चीजों पे ये वाला रूल नहीं लगता, बाकी सब पे यही रूल लगता है, घर के अंदर। समझ में आया? मानस समझ में आया? भावेश समझ में आया? ठीक है। Yes, सो sir. नॉट इंक्लूडेड in domestic territory. एग्जाम्पल मनस के लिए, मनस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अब माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा कि नहीं होगा? माइक्रोसॉफ्ट नहीं होएगा फिर। होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हर वो अच्छा, हाँ। चीज जो घर के अंदर है, जो घर के अंदर है, चाहे इंडियन इंडिया में कमाए, चाहे फॉरेनर इंडिया में आकर काम करे, सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को गाइस कैसे याद रखोगे? बाउंड्री के अंदर जो भी है, बाउंड्री के अंदर जो भी है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। अब इसके पहले वाला हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों नहीं करा था? क्योंकि वो लंदन में था, वो बाहर था, घर के बाहर था। समझ में आया? पर ये तो घर के अंदर है ना, चाहे फॉरेनर है तो क्या हुआ, हमारे इंडिया से इनकम जनरेट कर रहा है ना। समझ में आया मनस? वैसे ये सेकंड पॉइंट आपने लिखी है ना, मैंने क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। नहीं, वो किसके ऊपर रूल लगेगा बेटा? देखो, क्या ये फिशिंग या एयरक्राफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस? नहीं सर, ये वाली पॉइंट डज नॉट इंक्लूड। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मैंने इंटरनेशनल कंपनी नहीं लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो इंटरनेशनल लेवल की होती है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये किसी देश को बिलोंग करता है, ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूएनओ टाइप का। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये ऑर्गेनाइजेशन पता है ना, ये दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? यस सर। भावेश समझ में आया? हाँ सर।
will be included in domestic territory. ये होगा, घर के अंदर है. थर्ड, भावेश बताना, कंपनी इन इंडिया बाय जापानीज. एक जापानी बंदा है जिसने इंडिया में आकर कंपनी खोली है. ये डोमेस्टिक टेरिटरी है. यस, डोमेस्टिक, क्योंकि सर घर के अंदर है, चाहे जापान का हो कहीं का भी हो, है तो घर के अंदर ही, टेरिटरी के अंदर है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वेरी गुड. चलो स्वीटी बताओ. नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क. ये डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों सर? घर के बाहर है, सिंपल. इंडिया के अंदर है ही नहीं, तो भले रिलायंस इंडिया की कंपनी है पर है तो बाहर. ये इंडियन इनकम में तो कैलकुलेट होगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा. सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इंडियन और डोमेस्टिक इनकम के डिफरेंस क्या? हाँ हाँ, इंडियन और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस. इंडियन मतलब नेशनल, मतलब इंडिया के लोग चाहे इंडिया में इनकम कमाए चाहे बाहर इनकम कमाए, वो इंडियन इनकम होती है. और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में जनरेट हो रही है, चाहे कोई भी जनरेट कर रहा हो. समझ में आया? चलिए, जब भी डोमेस्टिक की बात आए ना मनस, आप बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे. आप ये नहीं बात करेंगे कि वो किसको बिलोंग करती है. जो बाउंड्री के अंदर है वो डोमेस्टिक है. तू सऊदी अरब का है, यहाँ पर आकर काम कर रहा है, डोमेस्टिक है. ठीक है. चलिए, फिफ्थ, मनस अब तुम बताना, ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया. बस ये सर नहीं होगी सर. अरे होगी ना यार, घर के अंदर है ना. तो ये कौन सी कंपनी है सर? ये तो अरे कोई फॉरेन बैंक है, जैसे हमारे इंडिया की कोई बैंक होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी फॉरेन की कोई बैंक होगी, जैसे HSBC है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है. तो उनके साथ जो होगी ना, एम्बेसी ये सब भी होगी ना. नहीं नहीं नहीं, एम्बेसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, ये गवर्नमेंट की थोड़ा ना है. फॉरेन बैंक भी गवर्नमेंट हो सकता है ना? नहीं नहीं, किसने कहा बैंक गवर्नमेंट की होती है? इंडिया गवर्नमेंट की बैंक एक ही है हमारे इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बस ऐसी वहां पर भी वैसे ही होता है. समझ में आया? तो ये बैंक प्राइवेटाइज हुई होती है, नेशनल वो है. ठीक है. तो एक फॉरेन बैंक है, उसकी ब्रांच इंडिया में है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जैसे आपकी HSBC बैंक है. ठीक है ना, जैसे आपकी बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है. ये सारी फॉरेन बैंक है लेकिन इंडिया में उनकी ब्रांच है. पर क्योंकि ये देश के अंदर है, हमारी बाउंड्री के अंदर है, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. एम्बेसीज के बारे में क्या समझो? जो गवर्नमेंट की, कोर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो होती हैं. ठीक है. चलिए, अब भावेश बताएगा. भावेश बता ही देगा. क्या लिखा हुआ है? इंडियन एम्बेसी इन जापान. बताओ ये डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा कि नहीं होगा? भावेश. होगा. होगा सर. देखिए, है तो देश के बाहर, घर के बाहर है, तो घर के बाहर जो होते हैं वो डोमेस्टिक में नहीं होते, पर ये एम्बेसी है तो एम्बेसी एक्सेप्शन है. ये हमने पढ़ा था, ये 3 चीजें. इनके ऊपर जो है ना, कभी भी वो रूल नहीं लगता कि वो घर के अंदर है या घर के बाहर है. आप तो ये देखो कि वो एम्बेसी किसकी है. अगर इंडियन एम्बेसी है ना, तो वो पूरी दुनिया में जहां पर भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही काउंट होगी. ऐसे ही कोई फॉरेन एम्बेसी है, वो चाहे इंडिया में हो पर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी. सो ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर वो घर की बाउंड्री वाला रूल नहीं लगता, बाकी सबके ऊपर बाउंड्री वाला रूल लगता है. तो ये फॉरेन एम्बेसी हमने क्या लिखा? इंडियन एम्बेसी इन जापान. है तो घर के बाहर, लेकिन कहाँ की एम्बेसी? इंडिया की है. सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ये सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया. एक और एग्जांपल, स्वीटी. ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना.
सर नहीं होगा। नहीं होगा सर, घर के बाहर है, और ये तो एक्सेप्शन में भी नहीं आता, ना तो ये वो शिप एयरक्राफ्ट है, ना वेजल है, ना एम्बेसी है, ना मिलिट्री है, तो इसके ऊपर घर के बाहर वाला रूल लगेगा। सो ये घर के बाहर है चाइना पे, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। चलिए अब लास्ट दो बचे हैं, मनस, और पहले मनस बताएगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, बताओ। सर होगा। Very नहीं good. होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे नहीं है। अब तुमने क्या बोला था, घर के अंदर है, घर के अंदर है, पर ये एम्बेसी है, एम्बेसी के Embassy ऊपर घर के अंदर और बाहर वाला रूल नहीं लगता। उसके ऊपर कौन सा रूल लगता है, कहाँ की है, किसको बिलोंग करती है, रशिया को बिलोंग करती है, तो चाहे इंडिया में हो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो उसके बाद टाटा, भावेश तेरा है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। मतलब क्या बोल रहा है, टाटा कंपनी है, टाटा एक इंडियन कंपनी है, टाटा के पास एक बिल्डिंग है, कहाँ पर बिल्डिंग है वो, अमेरिका में है, उसने गूगल को दे दिया वो रेंट पर। नहीं बताइए। होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा, घर के बाहर है। टाटा भी नॉर्मल का बिजनेस है, गूगल भी नॉर्मल बिजनेस है, ना ये शिप है ना एयरक्राफ्ट है, तो इनके ऊपर तो एक ही रूल लगेगा, घर के बाहर है कि अंदर है, बाहर है, बाहर है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया सबको ये? सो आई होप डोमेस्टिक Yes, sir. टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 1 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और सर रेंट टाटा को मिलेगा ना? मिले किसी को भी, जनरेट कहाँ पर हो रहा है, बिल्डिंग कहाँ पर है, 100 बार। अमेरिका में है, तो जनरेट कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, ये तुम क्या बोले सर, मिल तो इंडियन को ही रहा है ना, अरे इंडियन को मिल रहा है क्या, पर क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये जनरेट हो रही है इनकम? नहीं। तो जब आप डोमेस्टिक की बात करते हो ना, तो आप टेरिटरी की बात करते हो, कौन सी टेरिटरी में इंक्लूड हो रहा है। समझ में आया? ओके गाइस, क्लियर है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट? बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन क्लास खत्म करें क्या? चलिए एक छोटा सा इजी सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो थ्योरी थ्योरी बहुत हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही करेंगे थ्योरी, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो मिक्सचर करके चलेंगे। चलिए मुझे ये कैलकुलेट कर कर बताइए। चलिए मैं भी साइड में करता जाता हूँ। तो 4440 है क्या? कितना आ रहा है? 4440। वेरी गुड है, ऑसम ऑसम। चलो देखें कैसे हो रहा है। देखिए आया सबको, भाभी समझ में आया? चलिए तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको 2 क्वेश्चन ऐसे ही और भेजूंगा, वो आप ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी पूरी की पूरी थ्योरी होगी, जिसमें हम 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, और हम सीखेंगे ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और किस चीज़ को ग्रॉस कहते हैं, किस चीज़ को नेट कहते हैं, और कौन सी चीज़ें डेप्रिसिएशन में काउंट होती हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो हैव अ वेरी नाइस डे। आज के लिए इतना ही करें, कभी तुम लोग ये थोड़ा ना बोलोगे कि हाँ सर थोड़ा और पढ़ा लो। ठीक। बढ़िया, जय श्री राम।